नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे किसान भाई बहन तमाम विपरीत स्थितियों में भी लगातार खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिसका उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे तुलसी की खेती के बारे में, उसके बाद मुलाकात होगी कामयाब किसान गुरप्रीत सिंह से और अंत में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में नजर डालेंगे फार्मिंग इंडिया पर। कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी अपने औषधीय गुणों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है और हमारे हिंदू धर्म में इसे पूजा भी जाता है। तुलसी की व्यावसायिक खेती कर हमारे किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में रची बसी तुलसी का किस तरीके से लाभ ले सकते हैं हमारे किसान, कैसे कर सकते हैं इसकी व्यावसायिक खेती। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। तो अभी आपने जाना तुलसी की खेती के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे कामयाब किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और अन्य किसानों के लिए उदाहरण साबित हो रहे हैं। हमारे आज के कामयाब किसान हैं गुरप्रीत सिंह। जानिए कैसे इन्होंने रासायनिक खेती को बिल्कुल छोड़ दिया है और अब जैविक खेती की ओर रुख किया है। उनके इस कदम से अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं गुरप्रीत सिंह की कामयाबी की कहानी। मैं 2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम PAU के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है।
उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने आगे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे खोसा पांडो गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे। क्योंकि जो ये है ना गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है, आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे ही जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गाँव के ही कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी जो जो भी हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा जाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं जितना भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, PAU के डॉक्टर थे और KVK के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम 1 हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं
और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम है। तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी। और धीरे धीरे हमने केवीके के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे, और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केटिंग जैसे गुड़ और शक्कर की भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं, और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में, क्योंकि हमारा ग्रुप है, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा, अभी हमने जो ढांचा बनाया है उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था, अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। आज हैं हम गांव खोसा पांडो में, जहाँ पे कुछ युवा नौजवान थे जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं आ रही थी। तो वो हमारे केवीके में हमारे पास आए, तो हमने उनको प्रेरित किया भी आप कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो वो लड़के थे, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस गांव में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनको काम शुरू करवाया। शुरू में जो लड़के थे उनको 2-3 प्रॉब्लम आई। पहले तो उनको जो प्रोडक्शन लेवल था ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम था, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से और हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उनको अच्छी वैरायटी दी, किस्में दी, उनका बीज उनको उपलब्ध करवाया, और उससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, जो वो नौजवान लड़के थे उनको समस्या आ रही थी कि उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनका जो प्रोडक्शन आ रहा था उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने लड़कों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के कुछ लड़कों को उसकी प्रोडक्शन में लगाया, कुछ लड़कों को लगाया भी उसकी वो मार्केटिंग करें। तो वो जो भी लोग हैं जो ये देखते हैं भी जो जहर मुक्त खेती है, ऑर्गेनिक है, केमिकल से विदाउट की जाती है, तो वो लोगों को हमने ट्रेस किया सिटी में। वहाँ जाके हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग में उनका बढ़ता गया, तो हम वहाँ मोगा सिटी में जाके अच्छे लोगों को जाके ट्रेस किया। फिर हमने मोगा में एक स्पॉट सेलेक्ट किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें एक जगह अलॉट कर दी। तो हम लड़कों को वहाँ ले जाते हुए वहाँ एक स्टॉल लगाने लगे। तो मोगा सिटी के सभी लोग वहाँ आके उनकी जो थी वेजिटेबल थी जहाँ और प्रोडक्ट थे वो आके वहाँ से परचेज करने लगे। ऐसे उनका जो मार्केटिंग का काफ़ी नेटवर्क बढ़ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया जो था ऑर्गेनिक के नीचे और बढ़ाया और लड़कों को शामिल किया। ये खोसा पांडो विलेज के साथ साथ 3-4 और गांव थे, उन लड़कों को भी साथ में लिया। 4 गांव का एक क्लस्टर बनाया, लड़कों का एक ग्रुप बना के हमने जो आसपास के सिटी है वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करना शुरू किया।
ये थी गुरप्रीत सिंह की कामयाबी की कहानी, कैसे वो पूरी तरह से अब जैविक खेती को ही अपना रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस भाग में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया के, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम की मार की वजह से कई बार हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए एक आर्थिक सहारा देने का जरिया है। कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं और क्या खास इस योजना में, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
तो वाकई में कह सकते हैं अब समय है बैक टू रूट्स का। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।